Hello student, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. हम चैप्टर रीड कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और इसका ये पार्ट 2 है। जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। We have learned that some animals give birth to young ones while some animals lay eggs which later develop into young ones। तो हमने रीड कर लिया कि जो कुछ एनिमल हैं वो तो क्या करते हैं, बेबी को बर्थ देते हैं। ठीक है, उनके स्टमक में से, जैसे मेनली स्टमक नहीं होता, यूट्रस में क्या होता है, बेबी डेवलप होता है और फिर वहाँ से उसको वो बर्थ करते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स हमने देखा है वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं। तो जो एनिमल्स बर्थ देते हैं यंग वंस को उनको बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स, और जो एनिमल अंडे देते हैं या एग्स देते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। तो एक्टिविटी से हम इसको और समझ लेते हैं। Try to collect eggs of the following organisms: frog, lizard, butterfly or moth, hen and crow or any other bird. Were you able to collect eggs of all of them? Make drawing of the eggs that you have collected. The eggs of a few animals are easy to collect because their mothers lay them outside their bodies. These animals from which you have collected the eggs are examples of oviparous animals. देखो आपने क्या करना है एक्टिविटी में, आपने कुछ बर्ड्स के, हैन वगैरह के, फ्रॉग के, लिजार्ड की आपको एग्स कलेक्ट करने हैं। तो जिन जिन के आपने एग्स कलेक्ट कर लिए वो तो हैं ओविपेरस एनिमल्स, क्योंकि जो इनकी मदर है उन्होंने अंडे जो हैं वो अपनी बॉडी के बाहर दिए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिनके आपको अंडे मिलेंगे ही नहीं। जैसे कि डॉग है, डॉग का अंडा देखा है कभी? नहीं देखा। काऊ का अंडा देखा है? नहीं। कैट का एग देखा है? नहीं देखा। तो ऐसे एनिमल जिनके आपको एग्स कलेक्ट नहीं होंगे, मतलब वो यंग वंस को बर्थ करते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी में से वो यंग वंस बर्थ करके बाहर आता है बेबी उनका, तो उनको हम बोल लेंगे विविपेरस एनिमल्स। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा एक्टिविटी से। तो हम अगर बात करें विविपेरस एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाएंगे, काऊ आ जाएगा, बफेलो आ जाएगा, उसके बाद कैट आ जाएगी, डॉग आ जाएगा, उसके बाद आपका अगर देखें तो जो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं जैसे डियर वगैरह, लॉयन वगैरह, तो ये सारे क्या हैं, विविपेरस एनिमल्स हैं। और अगर जिसके आपको अंडे दिख रहे हैं जैसे कि क्रो हो गया, उसके बाद आपका लिजार्ड हो गया, लिजार्ड के अंडे देखे होंगे आपने घरों में, उसके बाद फ्रॉग के अंडे पॉन्ड्स वगैरह में देखे होंगे। ठीक है, तो ये किस में आएंगे, ओविपेरस में आएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यंग वंस टू अडल्ट, कि यंग वंस से अडल्ट की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैच फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट। देखो जो नया इंडिविजुअल है, चाहे वो बॉर्न किया है या वो किसी एग में से निकला है, तो वो कंटिन्यू ग्रो करता है अडल्ट बनने तक। इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। कुछ एनिमल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके जो यंग वन है ना वो काफी डिफरेंट होते हैं अडल्ट से। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म, जैसे कि आपने 7th क्लास में सिल्क वॉर्म की प्रोसेस पढ़ी थी। सबसे पहले क्या होता है, उसमें एग होता है, एग के बाद लार्वा बनता है जिसको कैटरपिलर भी बोलते हैं, उसके बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा बनने के बाद वो कोकून बनता है, कोकून में से फिर क्या होता है, बटरफ्लाई बाहर निकलता है अडल्ट बनकर। तो बटरफ्लाई बिल्कुल अलग चीज़ है
और अगर हम देखें लार्वा की, कैटरपिलर की, वो बिल्कुल ही अलग है। तो यंग वन इनका अलग होता है और अडल्ट अलग दिखता है। ऐसे ही अगर हम फ्रॉग के बारे में देखें तो फ्रॉग में क्या होता है, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द अडल्ट स्टेज। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेट, दैट इज एग, सबसे पहले एग होगा, एग के बाद क्या बनता है, टैडपोल बनता है जिसको लार्वा बोलते हैं, और फिर बनता है अडल्ट फ्रॉग। तो ये देखो नीचे आपको दिखाया भी गया है, सबसे पहले एग है, एग के बाद अर्ली टैडपोल, देखो टैडपोल कैसा दिख रहा है, फिर लेटर टैडपोल, और टैडपोल के बाद ये क्या बन गया, फ्रॉग बन गया, अडल्ट फ्रॉग। तो टैडपोल अलग सा दिख रहा है और फ्रॉग अलग सा दिख रहा है। Similarly, the caterpillar or the pupa of silkworm looks very different from the adult moth. The features that are present in the adult are not found in these young ones. और अगर हम फीचर की बात करें ना तो वो भी हमें यंग वंस में नहीं मिलते, जैसे कि then what happens to the tadpole or caterpillars thereafter? You must have seen a beautiful moth emerging out of cocoon. आपने कोकून में से बाहर निकलता हुआ एक मोठ देखा होगा जो कि क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। लेकिन अगर हम कैटरपिलर की बात करें तो वो फ्लाई नहीं कर सकता, वो क्या करता है, वो सिर्फ मूव करता है पत्तियों के ऊपर और पत्तियों को खाता रहता है। इन द केस ऑफ टैडपोल दे ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। अगर हम टैडपोल की बात करें तो टैडपोल जो होता है वो जंप नहीं कर सकता, वो सिर्फ स्विम करता है। लेकिन अगर अडल्ट की बात करें फ्रॉग की तो वो जंप भी कर सकता है, स्विम भी कर सकता है। और अगर हम एक और डिफरेंस की बात करें, टैडपोल जब पानी में रहता है तो वो अपनी गिल्स से सांस लेता है, ब्रीथ किससे करता है, वो गिल्स से। लेकिन अगर हम फ्रॉग की बात करें तो वो लंग्स से भी सांस लेता है। तो ये इनमें जो फीचर्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज, ड्रास्टिक होते हैं, बहुत सारा बदलाव आ जाता है इनमें, इस चीज को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें यंग वंस से अडल्ट बनने में काफी चेंज होते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब मुझे बताओ, क्या हमारी बॉडी जब ग्रो करती है तो हमारे में भी कुछ बदलाव आते हैं? क्या बेबी हमारा अलग होता है और हम काफी अलग हो जाते हैं? नहीं। जैसे बेबी कैपेबल है वैसे ही अडल्ट कैपेबल होता है कुछ भी करने के लिए। बेबी जंप करता है, अडल्ट भी जंप करता है, बेबी चलता है, अडल्ट भी चलता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो इनमें है अगर हम देखें तो इनके जो फीचर्स हैं वो अलग होते हैं और इनकी शेप भी अलग होती है। अब जो ह्यूमन का बेबी है वो ह्यूमन के जैसा ही दिखता है, अडल्ट हो गया तो क्या होगा, वही आंखें दो, वही सब कुछ होना ना, सब उनकी जो भी बॉडी पार्ट्स है वैसे के वैसे ही दिखेंगे आपको। तो ये चीज है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा जो मोड हमने पढ़ा था। So far we have learned about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organism like amoeba? अब अगर हमने मतलब जो फैमिलियर हमारे थे, जो हम सामने देखते हैं एनिमल्स, उनके में तो देख लिया कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लेकिन जो छोटे छोटे एनिमल हैं जैसे हाइड्रा, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटा है जिसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, अमीबा, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक्टिविटी दे रखी है 9.3, गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा। परमानेंट स्लाइड लेके आओ लैब में, बायोलॉजी की लैब में हाइड्रा की। ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप के अंदर या कोई हैंड लेंस है आपके पास, मैग्नीफाइंग लेंस। लुक आउट ऑफ एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, तो एक जो पेरेंट है आपके पास हाइड्रा, वहां पे आप बल्जेस देखो कि कोई उभरा हुआ भाग है या नहीं। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन द डिफरेंट स्लाइड, अलग अलग स्लाइड में आप क्या करो, काउंट करो कि कितनी है इसमें बल्जेस। आल्सो नोट द साइज ऑफ बल्ज, बल्ज का साइज भी नोट करो कि पहले छोटा था फिर बड़ा सा हो गया। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा एज यू सी इट,
आप ड्रॉ कर लो और इसको कंपेयर करो जो बुक में डायग्राम दे रखा है, क्या ऐसा है या नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा डायग्राम बनेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्जेस। प्रत्येक हाइड्रा में आपको क्या होगा, एक या एक से ज्यादा बल्जेस दिखेंगी। बल्ज क्या होता है, थोड़ा बॉडी में से थोड़ा उभरा हुआ सा भाग होता है, जैसे आपको फिगर में नीचे नीचे आपको दिख रहा है ना, उभरा हुआ सा भाग, इसको बोलते हैं बल्ज। दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स। इन्हीं बल्जेस से क्या बनेगा, एक नया इंडिविजुअल बनेगा। एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स, और इनको क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट। ईस्ट में भी हमने पढ़ा था बर्ड्स होती हैं। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। अब देखो एक सिंगल हाइड्रा है, वहां से बर्ड्स बनेगा, बर्ड्स से आगे पूरी उसकी बॉडी बनेगी और वो उसकी बॉडी से अलग हो जाएगा, तो एक सिंगल पेरेंट से ही बन गया ना नया हाइड्रा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं, ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड asexual reproduction. Since new individuals develop from the birds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. अब देखो इसमें हाइड्रा में क्या होता है, बर्ड से ही नया इंडिविजुअल बना है ना, तो इस प्रोसेस को बडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा है, अनदर मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा में हम चेक करेंगे कैसे होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। 7th क्लास में स्ट्रक्चर तो आ गई थी अमीबा की, कि इसकी एक फिक्स स्ट्रक्चर तो होती नहीं है, और ये क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही सेल का है बना हुआ। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। डायग्राम को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको ऊपरी ऊपर एक सिंगल अमीबा दिख रहा है, दूसरे डायग्राम में देखो इसका बीच का जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। उसके बाद इसकी तीसरे डायग्राम में देखो बॉडी इसकी धीरे धीरे डिवाइड हो रही है, और ये आगे क्या बन गई, 2 अलग अलग डॉटर अमीबा बन गई। ठीक है, तो ये ऐसे देखो एक सिंगल पेरेंट से ही क्या बन गई, 2 अमीबा बन गई, तो ये भी क्या हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस प्रोसेस को बोला जाता है बाइनरी फिजन। तो अमीबा में कौन सा होता है, बाइनरी फिजन। हाइड्रा में बडिंग होता है। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारे और भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे वैसे तो चैप्टर हो गया कंप्लीट, लेकिन स्टोरी दी हुई आपको डॉली बेड की। ठीक है, वो एक क्लोन बनाया था इन्होंने, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। Cloning is the production of an exact copy of a cell, any other living part or a complete organism. अगर आपको क्लोनिंग की डेफिनेशन पूछ ले तो क्लोनिंग क्या है, एक प्रोडक्शन है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपी। किसकी, या तो सेल की होगी, या किसी बॉडी पार्ट की होगी, या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की एक अगर हम कॉपी बना लें एग्जैक्ट की एग्जैक्ट, तो उसको हम बोलते हैं क्लोन। Cloning of an animal was successfully performed for the first time by Ian Wilmot and his colleague at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. तो सक्सेसफुल सबसे पहला कौन सा क्लोन हुआ है, किसने बनाया था, विल्मट ने, और उसका कोई कलीग था। कहाँ पे बनाया, रॉसलिन इंस्टीट्यूट में इन एडिनबर्ग, और एडिनबर्ग कहाँ पे है, स्कॉटलैंड। They successful cloned a sheep named Dolly. उन्होंने एक शीप का क्लोन बनाया और उसका नाम रखा डॉली। Dolly was born on 5th July 1996 and was the first mammal to be cloned. ये पहला मैमल था जिसको क्लोन किया गया, और इसका बर्थ डेट आपको दिया हुआ है। During the process of cloning Dolly, a cell was collected from the mammary gland of a female फिन डॉर्सेट शीप। सबसे पहले आपको एक फीमेल दिख रही है जिसका नाम है फिन डॉर्सेट। ठीक है, इसका नाम है, इसकी जो मेमरी ग्लैंड है ना, वहां से इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक सेल कलेक्ट कर लिया। साइमल्टेनियसली एन एग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैक फिश ईव। और जो दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे,
स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव यहाँ से क्या किया, उसी टाइम पे उन्होंने एक एग कलेक्ट कर लिया। द न्यूक्लियस वाज रिमूव फ्रॉम द एग। अब जो एग था दूसरी वाली जो शीप है उसका, उसमें से उन्होंने न्यूक्लियस को कर दिया रिमूव। Then the nucleus of the mammary gland cell from the fin dorsate sheep was inserted into the egg of the Scottish blackface eel, whose nucleus had been removed. अब क्या किया उन्होंने, न्यूक्लियस किसका उसमें डाल दिया, जो हमने फिन डोरसेट शीप की मेमरी ग्लैंड में से जो सेल ली थी उसका न्यूक्लियस निकाल के किसमें डाल दिया, स्कॉटिश जो ब्लैकफेस ईव है उसके एग में डाल दिया, क्योंकि इसका न्यूक्लियस तो हमने निकाल ही दिया था। तो हमारी सेल हो गई है कंप्लीट। उसके बाद क्या किया इन्होंने, द एग दस प्रोड्यूस्ड बाय इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। उसके बाद उस एग को दोबारा किस में डाल दिया, स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव की बॉडी में उसको इम्प्लांट कर दिया। अब उसकी सारी जो डेवलपमेंट है वो किस में हो रही है, स्कॉटिश वाले में। और जब फाइनली वो बाहर निकली डॉली, तो डॉली का जब सारा उन्होंने चेक किया तो वो बिल्कुल किसके जैसी नजर आ रही है, फिन डोरसेट शीप के जैसी। देखो जन्म तो उसने किससे लिया, स्कॉटिश वाली से, लेकिन दिख किसके रही है, फिन डोरसेट शीप के जैसी। रीजन इसका क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस किसका था, न्यूक्लियस था फिन डोरसेट शीप का, क्योंकि न्यूक्लियस में सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारे कैरेक्टर सारे सेव किस में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं, उसी के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि बॉडी में कैसा बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी वो इसलिए फिन डोरसेट शीप के जैसी नजर आ रही है। उसके बाद डॉली जो है वो हेल्दी क्लोन था जब उन्होंने बनाया, और उन्होंने काफ़ी जो स्प्रिंग है उनको भी जन्म दिया डॉली ने अपने जैसे, और उन्होंने जन्म दिया अपने बेबीज को। Unfortunately, Dolly died on 14 February 2003 due to a certain lung disease। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, डॉली की डेथ हो गई है, मर गई डॉली 14 फरवरी 2003 को, क्योंकि उसको लंग डिसीज हो गई थी। ठीक है, सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स, तो बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए मैमल्स को क्लोन करने के लिए, लेकिन कुछ क्लोन तो जो है जन्म से पहले मर गई और कुछ जन्म के बाद, क्योंकि जो क्लोन बनता है ना उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।